प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया है, उससे हुगली सहित अनेक जिलों के लाखों लोगों का जीवन आसान होने वाला है। साथियों, हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के माध्यम जितने बेहतर होंगे, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का हमारा संकल्प उतना ही सशक्त होगा। मुझे खुशी है कि कोलकाता के अलावा हुगली, हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले के साथियों को अब मेट्रो सेवा की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आज नाओपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जिस खंड का उद्घाटन किया गया है, इससे 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनट के बीच में सिमट जाएगी। दक्षिणेश्वर से कोलकाता के कवि सुभाष या न्यू गड़िया तक मेट्रो से अब सिर्फ 1 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा, जबकि सड़क से यह दूरी 2.5 घंटे की है। इस सुविधा से स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं को, दफ्तरों फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को, श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। विशेष तौर पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बारानगर कैंपस, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग वहां तक पहुंचने में अब आसानी होगी। यही नहीं, काली घाट और दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिरों तक पहुंचना भी अब श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान हो गया है। साथियों, कोलकाता मेट्रो को तो दशकों पहले ही देश की पहली मेट्रो होने के गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन इस मेट्रो का आधुनिक अवतार और विस्तार बीते वर्षों में ही होना शुरू हुआ है। और मुझे खुशी है कि मेट्रो हो या रेलवे सिस्टम, आज भारत में जो भी निर्माण हो रहा है उसमें मेड इन इंडिया की छाप स्पष्ट दिख रही है। ट्रैक बिछाने से लेकर रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन और आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाला सामान और टेक्नोलॉजी अब भारत की अपनी है। इससे हमारे काम की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी सुधरी है, लागत भी कमी आई है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। साथियों, पश्चिम बंगाल देश की आत्मनिर्भरता का एक अहम केंद्र रहा है और यहां से नॉर्थ ईस्ट लेकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कारोबार की असीम संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए बीते सालों में यहां के रेल नेटवर्क को सशक्त करने का गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे सीवोक रेंगपो नई लाइन सिक्किम राज्य को रेल नेटवर्क की सहायता से पहली बार पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने वाली है। कोलकाता से बांग्लादेश के लिए गाड़ियां चल रही है। हाल ही में हल्दीबाड़ी से भारत बांग्लादेश सीमा तक लाइन चालू की गई है। बीते 6 सालों के दौरान पश्चिम बंगाल में अनेकों ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम शुरू किया गया है। साथियों, आज जिन 4 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है, उससे यहां का रेल नेटवर्क और सशक्त होगा। इस तीसरी लाइन के शुरू होने से
खड़गपुर आदित्यपुर खंड में रेल की आवाजाही बहुत ही सुधरेगी और हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों में होने वाली देरी कम कर पाएंगे। आजिमगंज से खागड़ा घाट रोड के बीच दोहरी लाइन की सुविधा मिलने से मुर्शिदाबाद जिले के व्यस्त रेल नेटवर्क है उसको भी राहत मिलेगी। इस रूट से कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। डानकुनी, बारहवीपाड़ा इसके बीच चौथी लाइन का प्रोजेक्ट तो वैसे भी बहुत अहम है। इसके तैयार होने से हुगली के व्यस्त नेटवर्क पर बोझ कम होगा। इसी तरह रसूलपुर और मगरा का सेक्शन कोलकाता का एक प्रकार से गेटवे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़भाड़ वाला है। नई लाइन शुरू होने से इस समस्या में भी काफी हद तक राहत मिलेगी। साथियों, ये तमाम प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल को उन इलाकों से भी जोड़ रहे हैं जहां कोल इंडस्ट्री है, स्टील उद्योग है, जहां फर्टिलाइजर तैयार होता है, अनाज पैदा होता है। यानी इन नई रेल लाइनों से जीवन तो आसान होगा ही, उद्यम के लिए भी नए विकल्प मिलेंगे। और यही तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य होता है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। यही तो आत्मनिर्भर भारत का भी अंतिम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए हम सभी काम करते रहे हैं। इसी कामना के साथ मैं पीयूष जी को, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और पश्चिम बंगाल की रेल क्षेत्र में, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जो कमियां रह गई है, उन कमियों को पूरा करने का हमने बीड़ा उठाया है। उसको हम अवश्य पूरा करेंगे और बंगाल के सपनों को भी पूरा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली में हैं। कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक नई शुरुआत, विकास को और आगे बढ़ाने की कोशिश यहां पर है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाओं को हरी झंडी भी यहां से दिखाई है, जिसमें कि मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन और नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक के लिए ये मेट्रो का एक्सटेंशन है, उद्घाटन हुगली में किया है। खास बात यह भी है कि 2 काली मंदिरों तक, कालीघाट और दक्षिणेश्वर के बीच अब आना जाना इससे और ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे में जबकि खुद हुगली पहुंचे थे केंद्र की इस योजनाओं को शुरू करवाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यातायात सुगम बनाने पर ही विकास निर्भर करता है और उनकी सरकार की यह प्राथमिकता है कि यातायात और सुगम हो, सहज हो, ताकि विकास का रास्ता और तेजी से आगे बढ़े। और इसी कड़ी में मेट्रो के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन रवाना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, उन्होंने कहा है कि विकास को और गति मिलेगी अगर यातायात सुगम होगा। और उन्होंने कहा है कि जो बंगाल का सपना है वो इसी तरह आगे भी हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या सबसे खास बात रही आज हुगली का जब यह कार्यक्रम हुआ? प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की। अमित पांडे हमारे सहयोगी हुगली में ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का ये बेहद अहम और खास दौरा, 1 महीने के भीतर तीसरी बार पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आज एक बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित भी किया, सीधे हमला किया टीएमसी सरकार पर, यानी ममता बनर्जी पर, और केंद्र सरकार की कई अहम योजनाओं की फिर उन्होंने यहां शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि उससे ना तो गरीबों की परवाह है और ना बहन बेटियों की परवाह है। हुगली की रैली में पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि मां माटी मानुष की बातें करने वाले लोग अब तोलाबाजी या कटमनी में जुटे हुए हैं।
भाइयों और बहनों, आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था। लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शानो शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हुगली में ही मौजूद हैं। अमित, सीधे क्या ये हमला ममता बनर्जी सरकार पर था कि पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की है और टीएमसी नेताओं ने इस हाल में बंगाल को छोड़ा है? जी निश्चित तौर पर, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार के ऊपर निशाना था पीएम का। और हुगली बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 17 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं और औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि जो फैक्ट्रियाँ हैं, जूट फैक्ट्री यहाँ पर 12 जूट फैक्ट्रियाँ हैं, 10 से 12, और उसमें से एक जूट फैक्ट्री बंद है, जबकि जो 11 चल रही हैं उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। डनलप फैक्ट्री भी रोजगार देने का प्रमुख केंद्र थी, लेकिन वो भी बंद पड़ी है, जिसके ग्राउंड पर पीएम ने जनसभा की थी। तो अब पीएम ने जब ये पूरा मुद्दा उठाया कि विकास की सरकार देने का बीड़ा उन्होंने उठाया, तो बीजेपी की ओर से एक विजन, एक मैनिफेस्टो पेश किया है यहाँ की जनता के सामने। और ये भी कहा है कि जो मौजूदा कर रही थी वो उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उनके जो नेता हैं, जो लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता है कि भाई भतीजा की सरकार चल रही है और कटपनी आता है, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो नेता है सत्ताधारी पार्टी के पश्चिम बंगाल में, वो उनकी हालत अच्छी होती जा रही है, ना कि प्रदेश की हालत। एक विकास का बंद पड़े उद्योग को शुरू करने का और एक देने का सपना, विजन यहाँ पर पीएम ने पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर थे और उन्होंने बंगाल के विकास में बाधा डालने का आरोप भी ममता बनर्जी सरकार पर लगाया। तो वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा के वांटेड लखा सदाना की गिरफ्तारी की कोशिश अब और तेज हो गई है। सदाना की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम पंजाब में डेरा डाले हुए है। दरअसल 1 लाख के इनामी आरोपी सदाना ने कल बठिंडा में रैली करने का ऐलान किया है। फरार होने के बाद लक्का लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहा है और माना यह जा रहा है कि यह पुलिस को सीधे चुनौती दे रहा है, जबकि ये 1 लाख का इनामी आरोपी है और पुलिस ने अब इसकी तलाशी के लिए और ज्यादा अभियान को तेज कर दिया। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, ये कई दिनों से वांटेड अपराधी फरार है, आखिर कौन सी नई स्ट्रेटेजी के साथ अभी से ढूंढने की कोशिश कर रही है पुलिस? जी देखिए प्रशांत, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की कई टीमें जो हैं वो पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं पिछले कई दिनों से। और जिस तरह से कल ये जानकारी सामने आई है, लखा सदाना ने चुनौती दी और दावा किया है कि वो बठिंडा में एक रैली करेगा, तो उस पर भी दिल्ली पुलिस की नजर है। दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि लक्का सदाना पर बठिंडा में शिकंजा कसा जाए। दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं जो गुपचुप तरीके से अलग अलग जगह पर अपना डेरा जमाए हुए हैं और उनकी कोशिश भी है कि पंजाब पुलिस से उन्हें सहयोग मिले, क्योंकि पंजाब में लक्का सदाना अगर मौजूद है और अगर वो ये दावा कर रहा है कि वो बठिंडा में है, तो दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती होगा कि पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद करेगी या किस तरह से रणनीति बनेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने लक्का सदाना पर रखा है। लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड है और लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात जो है वो बिल्कुल आनंद, यानी दिल्ली पुलिस अब बड़ी उम्मीद लगाए हुए है पंजाब पुलिस से कि वो सहयोग करे लक्का को पकड़ने में।
लेकिन उधर पश्चिम बंगाल की सियासत अब एक ऐसी धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगी है जहां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि पुराने जख्म भी अब टीएमसी के लिए नासूर का काम कर रहे हैं। खबर अभिषेक बनर्जी के परिवार को मिले सीबीआई के उस नोटिस से जुड़ी है जिसे उनकी पत्नी और पत्नी की बहन के नाम पर जारी किया गया। यह नोटिस बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड से जुड़ा हुआ है जिसने बीजेपी को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक बार फिर मौका दिया है। और आज हम आपके सामने इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। चुनाव से पहले फिर बढ़ी ममता की मुसीबत। टीएमसी के दरवाजे तक पहुंची कोयला घोटाले की जांच। हजारों करोड़ के घोटाले पर टीएमसी को घेरने में जुटी बीजेपी। भवानीपुर इलाके के शांति निकेतन में इस वक्त एक अजीब सी अशांति पसर गई है। शांति निकेतन कोलकाता का इलाका नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले का नाम है। चुनावों से ठीक पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इसी घर पर सीबीआई की दस्तक ने टीएमसी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सवाल है कोयला घोटाला को लेकर के, कोयला तस्करी का आरोप है जिसका ये आरोप है कि शेल कंपनी के जरिए ये पैसे जो है विदेश पहुंचाए गए हैं। विशेष तौर पर लंदन के कुछ खाते हैं जिनको खंगालने के बाद सीबीआई यहां पर पहुंची है और अब आज वो सवालों का जवाब देना पड़ेगा उनको। मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखाती रहूं और ये भी बताऊं कि रुजिरा बनर्जी की तरफ से हालांकि जवाब दिया जा चुका है और ये कहा गया है कि कल वो जो है उपलब्ध रहेंगी सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए। समय भी उन्होंने लिखा है कि 11 से 3 के बीच में जो टीम है सीबीआई की वो आ सकती है और जो भी समय तय किया जाए उनको पहले से जानकारी दी जाए ताकि वो घर पर रहें, सवालों का जवाब दें। तो कुल मिलाकर के सीबीआई का शिकंजा जो है न सिर्फ रुजिरा बनर्जी, उनकी बहन के ऊपर भी है। हालांकि उनकी बहन जो मेनका गंभीर हैं वो सिर्फ साक्ष्य के तौर पर उनको नोटिस दिया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शक है कि रुजिरा बनर्जी के लंदन और थाईलैंड के 2 खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इतना ही नहीं, सीबीआई को यह भी शक है कि यह पैसा कोयला माफिया ने रुजिरा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस नोटिस से तिलमिलाए अभिषेक बनर्जी का करीब 2.25 घंटे बाद ट्विटर पर जवाब आया जिसमें उन्होंने सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि वो इस चाल से हमें डरा लेंगे तो वो गलत फहमी में हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो घुटने टेक देंगे। उधर सीबीआई से घिरे भतीजे को बचाने के लिए खुद ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। सीबीआई ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में अभिषेक की पत्नी के खिलाफ ये एक्शन लिया है। इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिर कोयला तस्करी से जुड़ा ये मामला है क्या जिसने चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और उनके कुनबे की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोयला तस्करी से जुड़े मामले की जांच पिछले साल सितंबर से ही शुरू हुई थी। बीजेपी उसी वक्त से टीएमसी पर लगातार आरोप लगाती रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कोयला घोटाले का काला पैसा टीएमसी तक भी पहुंचा। आरोप लग रहा है कि इसका फायदा भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हुआ। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा पर भी सीबीआई छापा डाल चुकी है। विनय मिश्रा उनके खास दोस्त थे और विनय मिश्रा के साथ विदेश गए, ये होटल में रुके हैं। वो सारे तथ्य हमारे पास इनकी पार्टी के लोगों ने हमको दिए। इनकी पार्टी के लोगों ने हमको बताया कि किस प्रकार कोयले का पैसे की वसूली हो रही है और कौन कौन इसको कहाँ कहाँ भेज रहा है। वो हमें भी बताया था, वो सीबीआई को भी बताया होगा।
अभिषेक बनर्जी ने विनय मिश्रा समेत 15 युवाओं को महासचिव बनाया था, जबकि टीएमसी ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था और अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार से पूछताछ करना चाहती है। 19 फरवरी को भी कोयला घोटाले मामले में पुरुलिया, बांकुरा, कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इस सियासी जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई इस कार्रवाई से अब राज्य में राजनीति का दौर है वो और ज़्यादा तल्ख हो जाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रदेश पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी। तो अब जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाएंगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे को वह जनता के बीच पर ले जाएगी। मतलब साफ। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, टेलीविजन का जाना माना चेहरा रुबीना दिलैक ने बिग बॉस सीजन 14 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पिछले 20 हफ्तों से चला आ रहा बिग बॉस सीजन 14 का सफर भी अब रुबीना दिलैक की जीत के साथ खत्म हो गया है। राहुल वैद दूसरे नंबर पर रहे। रुबीना को शानदार ट्रॉफी के साथ साथ 36 लाख रुपए के इनाम के तौर पर भी मिले। सीजन 14 The winner of Big Boss season 14 is Rahul. हाथ इधर तक आएगा। हाँ? The winner of Big Boss season 14 is Rubina. हाथ इधर तक आएगा। सर, हाँ सर, समझ गई सर, समझ गई। Sir, please. The winner of Big Boss season 14 is Rubina Dilek. Thank you, sir. Thank you. Thank your fans. Thank you. बिग बॉस सीज़न 14 में अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई है तो वो है रुबीना दिलैक। रुबीना, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। डे 1 से लेके लास्ट डे तक सिर्फ रुबीना छाई रही हर जगह। पहले तो बताइए कितनी खुशी है। इट्स अ मेमोरेबल मोमेंट। जिस तरीके से सिचुएशंस थी, अभिनव, आपका जो दोस्त कह सकता हूँ मैं, राहुल वैद्य, टॉप 2, क्या कहेंगे? मेरी जर्नी एकदम इनक्रेडिबल रही है, अनबिलीवेबल रही है। घर में एंटर किया विद अ स्टैम्प ऑफ रिजेक्शन, घर से निकली विद अ ह्यूज स्टैम्प ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अंदर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लोग बाहर इतना प्यार कर रहे हैं। मेरी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश थी कि पूरी अपनी जर्नी पूरी शिद्दत और पूरी ऑनेस्टी से जीऊँगी और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ कर जाऊँगी। बाकी मैं हमेशा कहती थी कि एक ट्रॉफ़ी जीतना किस्मत का खेल है, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे फैंस ने और मेरी ऑडियंस ने उस किस्मत और मेरी मेहनत को एक नया रूप दिया, एंड दिस इज़ द रिजल्ट दैट आई एम स्टैंडिंग हियर विद माय ट्रॉफी। न्यूज़ 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 6ठे एपिसोड में हमने 6 साल के ऋषि शिव प्रसन्ना के कंप्यूटर की तरह तेज चलने वाले दिमाग और अभिनव साव की अचूक निशानेबाजी का जलवा देखा। देखते हैं उसी एपिसोड की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. You develop apps. You know science and technology. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. जी. And he used to narrate also. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है? पिस्टल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा, तो अभिनव, जब भी राइफल की ज़रूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।